अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट, मैं हूं ज़फ़ीर गनी। आज का अपफ्रंट ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के नाम। हम हैं बुनियान अल मरसूस दिफाए वतन के दरशा बाप मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। मार्काए हक में कामयाबी का जश्न पूरे पाकिस्तान में, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं वो जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और इस 1 साल मुकम्मल होने पे अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इसका जवाब दिया, और क्या ही शानदार जवाब दिया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस कामयाबी की मोतरफ़ हो गई। ये वो वक्त था जब दुश्मन ने एक बार फिर रात की तारीकी में हमला किया। जिस तरह 1965 में उसने बुज़दिलाना और मकाराना चाल चली थी, इसी तरह की एक चाल चली और उसका भरपूर जवाब दिया हमारे अफवाज पाकिस्तान ने। हमारे जवानों ने शहादतें दी, हमारे अफसरान ने शहादतें दी, सिविलियंस ने शहादतें दी और इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की। आज पूरी कौम मुत्तहिद होकर और अपने सर फ़ख्र से बुलंद करके अपने इन शहदा को खराज अक़ीदत पेश कर रही है, खराज तहसीन पेश कर रही है। और आज हमें नज़र आ रहा है कौम के अंदर वो जज्बा, वो इत्तेहाद जो एक कौम में होना चाहिए और जो पाकिस्तान की पहचान भी है। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी तकरीबात हो रही हैं उसमें एक जज्बा नज़र आ रहा है, एक वलवला नज़र आ रहा है। और क्यों ना नज़र आए, ये वो जज्बा था जब अपने से बड़े दुश्मन ने ललकारा और उस ललकार का भरपूर जवाब दिया हमारे फोर्सेस ने। पाक फ़ौज की हर तैयारी, हर कोशिश अमन की तरफ है और इस खित्ते के इस्तेहकाम की तरफ है। और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि किसी भी तरह की कोई जारहियत में पहल ना करे, और अगर किसी दुश्मन की तरफ से ये पहल की गई तो उसका जवाब मिला। चाहे वो भारत हो या अफ़गानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। और यही वजह है कि आज अगर हम बात करें पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, तो उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। एक नई तारीख़ रकम हुई और पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम देखें तो ये इबरतनाक शिकस्त थी भारत को। भारत अपनी पुरानी शिकस्त को भूल गया और अब जो नए ज़ख्म हैं वो अभी तक भुला ना सका। और जो पाकिस्तान की अफवाज ने शिकस्त दी, दावा किया जा रहा था जदीद टेक्नोलॉजी का, राफेल का, और किस तरह पाकिस्तान के शाहीनों ने ये सिस्टम लॉक किया और मौका भी नहीं मिला। 1 घंटे की कम वक्त में टारगेट हिट किए। और ये वो मौका था जब पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया मोतरफ़ भी हुई। इस पे आज बात करेंगे। आज का हमारा ये पूरा शो डेडिकेटेड है हमारे उन शहदा के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद इकरार हुसैन, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, राइटर हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सरहदों की बात करते हैं, पाकिस्तान के नज़रियात की बात करते हैं, हमेशा इसके ऊपर वोकल हैं, खुलकर बोलते हैं। और हमेशा जिस तरह इन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, और आप ऑफ ड्यूटी भी पाकिस्तान के नज़रियात की हिफाजत कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ज़फ़ीर गनी साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस मार्काए हक को? 1 साल मुकम्मल हो गया, तकरीबात भी हो रही हैं और ये जश्न भी मनाया जा रहा है। तो शुक्र अदा कर रही है पूरी कौम, और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आपने सर्व किया इस मुल्क को, कितनी बड़ी कामयाबी है और अब आप इस कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं जनाब? ज़फ़ीर भाई, एक तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कुर्राए अर्ज़ पे हमें पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क अता किया। अल्लाह ताला कायद आज़म मरहूम की रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके साथियों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। शुक्र अल्लाह ताला का कि हमने अपने मक्कार दुश्मनों, जैसे आपने कहा, हमसे कई गुना बड़े दुश्मन के वो नापाक ज़ाइम खाक में मिला दिए जिनका वो काफी अरसे से सोच रहा था। और पहलगाम वाक़े के नतीजे में उसने पाकिस्तान पे हमला किया था। और आपको पता है, पहलगाम वाक़या उनका अपना प्लान किया हुआ था। पहलगाम वाक़या असल में जब मोदी की पार्टी बीजेपी गुजरात में अपनी पॉपुलैरिटी खो रही थी, उनको अंदाजा हो रहा था
कि हमारा वोट बैंक कम हो रहा है, तो उन्होंने पहलगाम में ये वाकया प्लान किया, वहां पे जो टूरिस्ट थे उन पर फायर किया, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके वो अपने वोटर की हमदर्दी दोबारा हासिल कर सके। और आपको पता है, जब उसने फौरन, ये भी बड़ी अजीब सी बात है, चंद घंटों में इस केस की FIR हो गई, चंद घंटों में पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया, लेकिन दुनिया ने उनके एक झूठे दावे को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान ने क्लियर कहा कि जी आपके पास अगर कोई भी सबूत है पेश करें। उन्होंने कहा कि जी दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार मुल्क आके इसकी इंक्वायरी कर ले, हम तैयार हैं, लेकिन ना उनके पास सबूत थे इंडियंस के पास, ना उन्होंने किया। और चूंकि उन्होंने प्लान किया हुआ था, तो इसलिए उन्होंने 7 मई की सुबह 6 और 7 की दरमियानी रात को हमारी मस्जिदों पे, हमारी सिविलियन आबादी पे हमला करके शायद अपनी कौम को ये तासुर देने की कोशिश की कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान फलस्तीन है और इंडिया जो है वो इसराइल है। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि ये पाकिस्तानी कौम है जिनके पीछे जो है अल्लाह ताला का खास फजल है, अल्लाह ताला की रहमत इनके साथ है। और फिर हमारी मुसल्लह अफवाज ने उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो आज तक मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनको कोई बयानिया नहीं मिल रहा है, कोई उनको इस किस्म का सबूत नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो दुनिया को बता सकें कि हमने साहब, भी इसमें कोई शक नहीं, जिस तरफ आप हासिल की है। आपने दुरुस्त फरमाया, भारत हमेशा प्रोपेगेंडा वार की एक्सपर्टीज रखता था, कोशिश थी उसने पूरी दुनिया के सामने हमेशा प्रोपेगेंडा करता था पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, समझौता एक्सप्रेस हो या पहलगाम वाक़या हो, समझौता एक्सप्रेस से लेकर पहलगाम तक हमेशा वो प्लांटेड इस तरह की एक्टिविटीज़ करता था और उसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डालता था, पूरी दुनिया में जा जा के वो ये बात करता था। आप क्या समझते हैं कि भारत की का ये वाला चेहरा जो ज़ाहिर है वो मैनेज करता था अपनी लॉबिंग के ज़रिए, एक मिथ बनाई हुई थी, उस मिथ का खात्मा भी किया पाकिस्तान ने, एक्सपोज हुआ है भारत पूरी दुनिया में और उसके झूठ बेनकाब हुए हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी थी। और पूरी दुनिया में आज आप देखें, अगर पिछले 1 साल को आप कंपेयर करें, भारत इस खित्ते में माइनस हुआ, भारत आलमी सतह पे माइनस हुआ, भारत थ्रू आउट अगर आप देखें तो कहीं भी डोमिनेट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। डोमिनेट तो करना तो दूर की बात है, वो वैसे ही बड़ी वजह जफीर भाई ये है कि उन्होंने झूठी बातें की थी और दुनिया अब जान गई है, मीडिया एडवांस हो गया है। और वो जो पुराना जमाना था कि लोगों के पास इतलात जो पहुंची थी वो सरकारी जराये से पहुंची थी, तो लोग इनकी बातों का एतबार कर लेते थे। अभी बिल्कुल दुनिया चेंज हो गई है और दुनिया में किसी ने उनका एतबार नहीं किया। और उस वजह से फिर हाल ये हुआ कि अभी दुनिया में इंडिया बिल्कुल तनहा रह गया है। और अभी वही इंडिया है जो किसी जमाने में कहता था कि जी मिडिल ईस्ट में पॉलिसी हम बनाते हैं, ईरान इनके साथ था, हमारे UAE बाकी ममालिक इनके साथ थे। अब वो इनको मुंह भी नहीं लगाते। उसकी साफ वजह सिर्फ ये है कि इंडिया का असल चेहरा बेनकाब हो गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि अपने मुल्क में अकलियतों के साथ भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। आपको पता है इन्होंने दहशत गर्दी करके कनाडा में सिख लीडर को मारा है, इन्होंने अपने मुल्क के अंदर क्रिश्चियंस को जो है इतना तंग किया हुआ है कि वो बहुत परेशान है, मुसलमान परेशान है। तो दुनिया पे इन जो ना भारतीयों का असल चेहरा चूंकि बेनकाब हो गया है और दुनिया इनसे अब कतरा रही है। जी जफीर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस अमल से एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह हुई, ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान एक बिखरी हुई कौम था और हमने देखा कि भारत ने पहल की और उसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिया, पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि हम एक कौम बनकर सामने आए और थोड़ा सा ये हमारी खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती कि हम जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं, नॉर्मली इधर उधर भटक रहे होते हैं, चाहे मुल्क पर कोई ज़लज़ला हो, सैलाब की सिचुएशन हो या फिर जंगी माहौल। ये जो कि मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है डेली बेसिस पे। क्या समझते हैं कि इससे हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह हमें इत्तेहाद और ये जो एक मजबूत हमारा एक रिश्ता बना है पाक अफवाज
के साथ, आवाम का हुकूमतों के साथ, इसको कैसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जनरल साहब? जफीर साहब देखें, बात यह है, पाकिस्तानी कौम की खूबी यही है कि अंदरूनी तौर पे इनके जितने मर्जी इख्तलाफात हों, सियासी हों, मजहबी हों, लेकिन जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आती है तो वो इख्तलाफात को भुला के एक हो जाते हैं। 65 की जंग में भी हम बिल्कुल छोटे थे, लेकिन हमने तारीख में पढ़ा है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया 6 सितंबर 1965 को, तो उससे कुछ दिन पहले कुछ मजहबी जमातों ने अपनी रैली प्लान की हुई थी। जैसे ही अटैक हुआ तो सबने वो अपनी रैली कैंसिल की और अयूब खान की आवाज पे, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सदर पाकिस्तान थे, सबने लब्बैक कहा और फिर इंडिया जो अजायम लेके आया था उसके वो अजायम खाक में मिल गए। तो एक तो पाकिस्तानी कौम की खूबी यही है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो ये एक हो जाता है। लेकिन आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उस पे मैं थोड़ा और जोर डालूंगा कि अल्लाह ने एक ऐसा मौका पाकिस्तान को फराहम किया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत बेहतर हो गई है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत को भी अगर सियासी इख्तलाफात हैं मुखालफिन के साथ, तो इस तरीके से हल किए जाएं कि दुनिया को ये पैगाम ना जाए कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक मुनक़सिम कौम है, बल्कि दुनिया को पैगाम ये जाए कि पाकिस्तानी कौम एक मुत्तहिद कौम है। इसी तरीके से जो लोग हुकूमत वक्त के साथ इख्तलाफात रखते हैं उन लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि छोटे मोटे इख्तलाफात तो घरों के अंदर भी होते हैं, लेकिन अभी जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है, पाकिस्तान को एक इज्जत बख्शी है, इस इज्जत को अल्लाह ताला और बढ़ाए और इज्जत को बरकरार रखने के लिए इसी तरीके से यूनिटी का मुजाहरा करते रहें, मुसल्लह अफवाज पे अपने एतमाद को इसी तरीके से बरकरार रखें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दिन बहुत और बेहतर होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, दुनिया से इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारे वो जी जो अभी बेरोजगार उनको रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। किस तरह देखते हैं, आज DGISPR ने ब्रीफ भी दिया, ज़ाहिर है 1 साल मुकम्मल हो गया था और उसके ऊपर किस तरह भारत ने प्रोपेगेंडा किया उस पर भी बात हुई। और आने वाले दिनों में, और आपको याद होगा 3 दिन पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी चीफ की तरफ से ये पैगाम दिया गया था फोरम को कि हम तैयार हैं, किसी भी तरह की अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई जंग का माहौल बनता है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह हमने पहले किया, हम रिटेलिएट करेंगे जिस तरह हम माजी में करते आए। आज भी DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने मार के हक़ में एक किस्त दिखाई है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है और अगर कोई किसी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो फिर वही होगा, ये संदूर और तंदूर में बदल जाएंगी तमाम चीज़ें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अहम नुकात हैं उनको अगर हम सामने रखें तो आप समझते हैं कि भारत अब ज़ाहिर इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, चूँकि वो पहले मिसकैलकुलेट कर गया, उसको लगा था कि शायद हम इस तरह का अटैक करेंगे, पाकिस्तान प्रेशर लेगा और प्रेशर में आ जाएगा। पाकिस्तान ने प्रेशर नहीं लिया बल्कि उसका ज़बरदस्त जवाब दिया और उस जवाब ने आज पाकिस्तान को पूरी आलमी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक हीरो के तौर पे, फील्ड मार्शल को एक बेहतरीन फील्ड मार्शल के तौर पे उभर के सामने आए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा, भारत ज़रा बैकफुट पे है और प्रेशर भी है उनके ऊपर। आप समझते हैं कि किसी भी तरह का कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा भारत? देखें, मेरे नजदीक भारत अभी आराम से नहीं बैठेगा, लेकिन इस बड़े पैमाने पे किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने का रिस्क भी नहीं लेगा जो उसने पिछले साल मई में लिया था। हाँ, लेकिन वो अपनी खिफ्त मटाने के लिए या दुनिया में पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए अपनी प्रॉक्सी जो हैं, जैसे हमारे बलूचिस्तान में उसकी प्रॉक्सी कुछ काम कर रही हैं, अफगानिस्तान में उसकी प्रॉक्सी काम कर रही हैं और वो तालिबान के नाम पे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो उसने पहले भी जो है ना इनको एक्टिवेट किया था, अभी और ज्यादा एक्टिवेट करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज बहुत बेहतर तरीके से उसकी इस प्रॉक्सी को निपट रही हैं और मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो कौम के ताबन से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी मुसल्लह अफवाज उनकी इन प्रॉक्सीज को भी इंशाल्लाह नाकाम बना देंगी। बिल्कुल। दूसरी बात जो आज DGISPR ने की कि अभी भारत को सच बोलना शुरू कर देना चाहिए
और वो बिल्कुल इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर वो सच बोलेगा तो फिर दुनिया भी हमारे दरमियान जो ज्यादा इख्लाफात हैं उनको कम करने की कोशिश की करेगी। देखें भाई, बात यह है कि इंडिया भी एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है। दो एटमी ताकतों के दरमियान थोड़ी सी भी गलतफहमी जो है ना किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। तो इसलिए दुनिया परेशान हो गई थी, ट्रंप भी परेशान हो गए थे जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। पाकिस्तान के कभी जारहाना अज़ाइम नहीं रहे पाकिस्तान का, जैसे आज भी कहा था DGSP ने, हमारा एक ही मुतालबा है कि भाई कश्मीरियों को उनका हक़ इरादी दे, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। इसके अलावा हमारी हिंदुस्तान के साथ कोई इसके अलावा और कोई बड़ी जंग नहीं है। हमारी जंग यही है कि हम कश्मीरियों के सपोर्टर हैं और वो कश्मीरियों पे इसमें कोई शक नहीं ब्रिगेडियर साहब, कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीन का मामला हो, पाकिस्तान किसी भी तरह इस दोनों वाक़यात पे पीछे नहीं रह सकता, ना पीछे हटता है अपने उसूली मौक़िफ़ से। अभी अगर हम बात करें, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम बार बार भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की तरफ से जारहियत ही सामने आती है। अभी भी वो कुछ प्लान कर रहे थे कुछ दिन पहले, वो एजेंडा भी उनका एक्सपोज हुआ। यहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में पीस मेकर के तौर पे सामने आया है, और ग्लोबल पीस मेकर, सिर्फ इस रीजन की बात नहीं हो रही, इस रीजन को अब लीड कर रहा है पाकिस्तान। आप समझते हैं कि एक ज़माना था, ये पॉलिसी भी थी, और आप जानते हैं ज़ाहिर है रियासती पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अमन को सपोर्ट करता है, और पिछले 4 दहाइयों से हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी, और वो कुर्बानियाँ इसीलिए दी कि ताकि इस खित्ते में अमन पैदा हो सके। ये वक्त है भारत को समझना होगा कि अगर मुल्क ने तरक्की करना है, इस खित्ते ने तरक्की करनी है, तो ये अकेले भारत नहीं कर सकता, अकेले पाकिस्तान नहीं कर सकता, या चीन नहीं कर सकता। रीजन डेवलप होता है तो मुल्क तरक्की करते हैं। तो इस रीजन के लिए भारत जो है वो अपनी इस पॉलिसी पे नज़रसानी करेगा, और ये जो हिंदुत्व का नज़रिया है, जो गोदी मीडिया है, जो RSS सरकार है, वो विज़िट करेगा अपनी पॉलिसी को। जिस तरह उसने बांग्लादेश के साथ अपनी पॉलिसी चेंज की, उनको समझ आ गई कि अगर हम वहाँ पे भी जारहियत का वाला एटीट्यूड रखेंगे तो हमें नुकसान होगा। उन्होंने बांग्लादेश को नाराज़ नहीं होने दिया, रिविज़िट किया और बराबरी की तरफ गए। पाकिस्तान की तरफ भी वो इस तरह आ सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान जिस तरह उनको जवाब दे रहा है, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपर हैंड के तौर पे पाकिस्तान की तरफ आएँ। अब उनको बराबरी के ऊपर बैठना पड़ेगा, और अगर उन्होंने अपने इस अवाम को बचाना है गुर्बत से, महंगाई से, तो बातचीत करनी होगी, पीस मेकर के तौर पे आगे बढ़ना होगा। जी ज़फ़ीर, आपने बिल्कुल सही जो है ना पॉइंट को उठाया है। हिंदुस्तान में अक्सरियत उनकी करोड़ों की तादाद में अवाम गुर्बत की सबसे नीची जो लकीर होती है उससे भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। छोटे छोटे एक कमरों के मकानों में जिनकी छतें जो CGI शीट्स की, जिसे हम अपने उर्दू में कहते हैं टीन की छतें हैं, वो लोग रह रहे हैं। ना उनके पास अच्छे स्कूल हैं, ना उनके पास कोई सेहत की जो है ना वो सहूलतें हैं, ना उनके पास बाकी कम्युनिकेशन की सहूलतें हैं। तो उनके जो कुछ अमीर लोग हैं, उनके टैक्सों का पैसा जो हिंदुस्तान गैर जरूरी हथियार खरीद के और इस इलाके का चौधरी बनने के ख्वाहिश में अपने असले के अंबार लगा रहा था। मेरा ख्याल यह है अभी उनको सोच लेना चाहिए, और आपके चैनल के तवसत से मैं इंडियन अवाम को भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि जब वो वोट देते हैं तो जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसको देखें कि वो पार्टी आपके मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे तो नहीं लगा रही, कि अपने मुल्क के अंदर वो जंगी के हालात तो पैदा नहीं करे। जिस अंदाज से बीजेपी और इसके सपोर्टर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है ब्रिगेडियर साहब, आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पे, और पाकिस्तानी अवाम को, फ़ौज पाकिस्तान को, पूरी कौम के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? पूरी कौम के नाम पैगाम यही है कि कौम ने कमाल कर दिखाया, मसल्ह फ़ौज ने कमाल कर दिखाया। 1 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान माशाल्लाह ये कर दिखाएगा। अब चूंकि कर दिखाया है तो अब इसको मौके को आगे बढ़ाना है, इस कारकर्दगी को बेहतर करना है। मसल्ह अफवाज पे भी अपना ट्रस्ट, अपना कॉन्फिडेंस कायम रखना है, उसको सपोर्ट करते रहना है, आपस में इत्तेहाद कायम रखना है, और दुश्मन का आलाकार नहीं बनना है।
खास तौर पे हमारे जो BLA के बलूचिस्तान के हमारे भटके हुए नौजवान हैं, इसी तरीके से हमारे जो तालिबान के साथ जो है हमारे लोग, उनके भटके हुए लोग जो अभी इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा बन रहे हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको एक जमीन के ऊपर जन्नत से कम मुल्क नहीं दिया, इसकी हिफाजत करें। आपने आने वाली नस्लों के लिए मिल बैठ के इन मसाइल को हल करें। जी जफीर। बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद इकरार हुसैन, सीनियर दिफाई तजियाकार। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और यही अज़्म है, यही जज्बा है पूरी कौम का, और ये जज्बा हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे इसी मोमेंटम के साथ, इसी नए और जोश और जज्बे के साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद है। बात हो रही थी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से, और 1 साल मुकम्मल हो गया। तकरीबात, रैलियाँ और शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस हवाले से हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे बहादुर जवानों ने कुर्बानियाँ दी, और एक बहुत बड़ी कामयाबी, और वो कामयाबी जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं, जब हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, और पाकिस्तान के तमाम शहरी और पूरी कौम बनकर अपनी इस बहादुर अफवाज के पीछे खड़े रहे, सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। और ये वो वक्त था जब किसी भी कौम को कौम बनने के लिए या ये मौका होता है कि आप अपने मुल्क का साथ देते हैं। इस मौके के ऊपर आम शहरियों से जब हम बात करते हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी आपने देखा। फिर जब हम बात करते हैं यंग स्कॉलर्स की, टीचर्स की, उनका क्या रद्द-ए-अमल था। इसी तरह का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ज़रिए डॉक्टर सिद्रा अहमद ने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IR डिपार्टमेंट की, बैरियर यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव थिंक टैंक है। बहुत अच्छा थिंक टैंक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। उसकी प्रेसिडेंट भी हैं, सोशली बहुत एक्टिव हैं। डॉक्टर साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया ज़फीर। उनके साथ मौजूद हैं चौधरी जमशेद शरीफ। आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, ख़ुद प्रोफेसर भी हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, और यूथ के लिए बड़े इंस्पायरिंग हैं, और सोशली एक्टिव नज़र आते हैं हमें। हर फोरम पे पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे होते हैं। चौधरी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्रा, किस तरह देखती हैं? एक तो हम चूँकि एकेडमिया की जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट रहा इस जंग के दौरान। वो डिजिटल पे भी एक्टिव रहे, और जब हम यंग स्कॉलर्स की बात करते हैं अमूमन, तो उनका एक अपना नैरेटिव रहा। चूँकि ये जंग रवायती जंग से हटकर थी, ये प्रोपेगेंडा था इस जंग में। फिफ्थ जनरेशन वार की जब हम बात करते हैं, तो उसमें अगेन ज़रा सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट था। वो नौजवान नस्ल जो डिजिटल फोरम के ऊपर पाकिस्तान का दिफा कर रही थी, वो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, सोशली बड़े एक्टिव होते हैं। चूँकि जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो उनका बड़ा ज़बरदस्त इनपुट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। इस जंग को आपने कैसे देखा, और ये कितनी बड़ी फतह है ख़ुद आपके लिए भी, और जब आप सेमिनार्स में भी दीगर फोरम्स में जाते हैं तो क्या फ़ील होता है और कितना प्राउड फील होता है? ज़फीर, बहुत अच्छा और बहुत मौके के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं क्योंकि डिप्लोमेसी भी पढ़ा रही होती हूँ, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी, हम इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं जिसमें थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा फील्ड है। लेकिन ये जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, और एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर पाकिस्तान ने ना सिर्फ दिफाई तौर पे, बल्कि सिफारती सतह पे भी, नफ्सियाती सतह पे भी भारत के ऊपर बढ़तरी हासिल की। और वो जो एक आप समझे कि जो स्टूडेंट्स को हमने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा दी, वो चीज़ जो कि उन्होंने खुद से एक्सपीरियंस की, जंग होते हुए देखी, और जंग के दौरान वो जो एक ट्रस्ट डेफिशिट कभी कभार हो भी जाता है नौजवानों के अंदर, और पाकिस्तान या पाकिस्तानी अफवाज या पाकिस्तान के मकसद के साथ भी। तो इसके ज़रिए जो मुझे एक चीज़ लगती है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक चीज़ जो रिस्टोर हुई है ना, वो कॉन्फिडेंस है, वो ट्रस्ट है।
और इससे ज़्यादा किसी भी कौम के लिए बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कि कौम सारी की सारी एक ट्रस्ट के बेस के ऊपर यकजा हो जाए। तो जंग बहरहाल एक ख़तरनाक चीज़ है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ख़ास तौर पे हम जैसे ममालिक जो कि दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं और जिनके बॉर्डर्स भी मिले हुए हैं, हमें कोशिश तो हर मुमकिन यही करनी चाहिए कि हम जंग की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि पाकिस्तान जैसे पुरअमन या अमन पसंद मुल्क को जंग की तरफ धकेल दिया जाए, तो फिर ऑप्शंस क्या रहते हैं? तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से जितनी मजबूती के साथ, जितनी स्मार्टनेस के साथ पाकिस्तान ने इस इम्पोज वॉर को का जवाब दिया है, जी। उससे ना सिर्फ फौजी या दिफाई बढ़तरी तो हुई है, लेकिन अवाम के अंदर जो है एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस और बहुत जैसे वार्मनेस है अपने मुल्क और इदारों के साथ, वो डेवलप हुआ है दोबारा से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये मोमेंटम और ये जो एक जज्बा हुब्बुल वतनी जिसको हम कहते हैं, वो हमें नज़र आया। चौधरी जमशेद साहब, आपका इंटरेक्शन चूँकि थ्रू आउट जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो ऑडियंस के साथ रहता है, ग्रोमिंग के ऊपर काम करते हैं आप, यूथ को मोटिवेट कर रहे होते हैं और ना सिर्फ यूथ को बल्कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। कि ये कितना ज़बरदस्त मैसेज था और आपने क्या कंसीव किया? जब हम भारतीय चैनल्स को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, वहाँ पे जो डिस्कशन देखते हैं और फिर पाकिस्तान को देखते हैं, साल ज़ाहिर मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, साल साल हम जश्न मनाते रहे और इसके चर्चे ज़ाहिर आलमी दुनिया में भी रहे। आप अगेन जिस तरह डॉक्टर साहिबा भी फरमा रही थी, पब्लिक फोरम पे जाते हैं, इंट्रैक्शन होता है, किस तरह का रद्द अमल आता रहा थ्रू आउट? और अब चूँकि हम जश्न मनाने के मोड में हैं, तो इस मोड को आप कैसे फील कर रहे हैं? जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे दावत दी। और सबसे पहले तो मैं आपको और इस कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और बल्कि हर कम्युनिटी ने मिल के इस तारीखी फतह को अपने नाम किया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो जीत के साथ साथ अमन का जश्न भी मना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह मैडम ने बात की कि हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन को कायम करें। जी। तो जिस तरह ये पाकिस्तान की कोशिश रही है, यही कोशिश हर साइड से हमें, हर कम्युनिटी हमें ये कहती है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई, ये पाकिस्तान ने असल में इस जंग के अंदर अपना जो इक़वाम मुत्तहिदा का कानून है आर्टिकल 51 के तहत जो है अपना दफाई हक जो था उसके अंदर आपने भरपूर कोशिश की। और आपने ये देखा है, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आपने ये देखा है कि पूरी कौम जो है वो फौज के शाना बशाना खड़ी नजर आई। अगर आप वो फुटेजेस देखें जो लाइव फुटेजेस थी, जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ मिसाइल दागे तो लोग किस तरह मिसाइलों के साथ बैठे हुए थे। ड्रोन्स के अंदर आप देखें कि लोग किस तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर उन ड्रोन को गिरा रही थी। हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा अपनी फौज के साथ और इस मुल्क के दिफा के लिए हर टाइम तैयार था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये पाकिस्तानी कौम के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तानी कौम के अंदर कोई खौफ की अलामत हो। हालांकि जंगों के अंदर बहुत सी कौमों के अंदर खौफ पैदा होता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कौम है कि जिसके अंदर एतमाद पैदा था, क्योंकि उनको पता था कि हमारा दफाई निज़ाम जो है, जो हमारा दफा है, वो बहुत मजबूत हाथों में है। जब आपको ये उम्मीद हो कि आपका दफा मजबूत हाथों में है, तो फिर हमारी कौम का मोराल, ना सिर्फ अफवाज का मोराल बल्कि कौम का भी मोराल बहुत हाई था। जोसेफ, आपने जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात की आपने और हमें रिकॉल किया वापस उन दिनों में। इसमें तो खैर कोई शक नहीं, उन दिनों जब हम देख रहे थे फायरिंग होती थी या कि कहीं ड्रोन अटैक्स होते थे, पंजाब से विजुअल्स वायरल हुए, वो एक बंदा अपनी बंदूक लेके आ गया। इसी तरह हम देखते थे जहाँ फायरिंग होती थी या कोई टीवी पे खबर आती थी, लोग वो जगह देखने जाते थे कि ये बम कहाँ गिरा। तो पाकिस्तान ने तो इसको, पाकिस्तानी अवाम ने तो इसको इंजॉय किया। जहाँ पाकिस्तानी अवाम इसको इंजॉय कर रहे थे, वहीं पे
पाकिस्तान के अफवाज जो हैं वो दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे थे और उनको शिकस्त दे रहे थे। सो कोई ऐसा वाक़या जो आपने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया हो, जिस तरह अभी आपने बताया, ये तो इस तरह की चीज़ें थीं जो यादगार रह गया हो हमारे नाज़रीन के लिए, अगर आप शेयर करना चाहें। जी देखिए, सबसे बड़ा यादगार तो ये लम्हात हैं कि गज़वा बदर के बाद जी। जहाँ पे कम वसाइल थे मुसलमानों के पास, और लेकिन मुसलमानों ने एक तारीखी फतह हासिल की। तो उसी तरह ही पाकिस्तान के पास इंडिया से कम वसाइल हैं, लेकिन उसके बाद हमने हिस्ट्री रिपीट की। तो जो यादगार है पाकिस्तान के लिए चीज़ें, वो तो ये है कि हमने कम वसाइल के साथ ज़्यादा वसाइल वालों को शिकस्त दी। जी। आप हिस्ट्री उठा के देख लें और आजकल के भी अखबार के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जो कम वसाइल वाले हैं वो कभी नहीं जीते। तो पाकिस्तान ने ये तारीख रकम की है और पूरी दुनिया को खुल के अपना जलवा दिखाया है कि हमारे पास वसाइल चाहे कम हो, लेकिन हमें मौत इतनी अजीज है जितनी आपको जिंदगी अजीज है, क्योंकि हम शहादत के लिए लड़ रहे होते हैं। तो पूरी कौम का जो जज्बा था, पूरी कौम का जो मोरल था, वो इसी साइड पे ही था, क्योंकि हमें शहादत से बहुत प्यार है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें अपनी अफवाज पे भी भरोसा था कि हम अगर इसको एंटरटेनमेंट ले रहे हैं तो हमारे जो जवान हैं वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और हमने देखा कि फिर उन्होंने हिफाजत की और कैसे दुश्मन को शिकस्त दी। डॉक्टर सिद्रा, कोई ऐसा वाक़या जिस तरह अभी चौधरी साहब भी फरमा रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं, यूँ लग रहा था कि टोटली एक सिनेमा है। हालांकि कहना नहीं चाहिए ये बात, ज़ाहिर जंग थी, शहादतें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम इसको बिल्कुल खौफ नहीं था उनकी ना आँखों में और ना ही बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। अगर जंग मुसल्लत की जाती, जो कि की गई, उसका भरपूर जवाब देने के लिए लोग सड़कों पे मौजूद थे, अफवाज के साथ खड़े थे। एक सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़रा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। घरों में भी हम देख रहे थे, ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस पे, कि एक जोश था लोगों में। लोग पूछते थे कि क्या हो रहा है, जंग कहाँ पहुँची। फिर इंडियन चैनल्स को देख देख के लोग इंजॉय करते थे। जो उनका जो एक मशहूर शो है कॉमेडी का, उसको वो भूल गए और मीडिया को उन्होंने देखना शुरू कर दिया। आपने कितना एंजॉय किया इस पूरे सिनेरियो को? अच्छा, ये जैसे अभी जमशेद साहब भी कह रहे थे कि ज़ाहिर है मोमिन के अंदर तो ये कुदरती तौर पे एक ख्वाहिश होती है कि अगर उसको शहादत नसीब हो जाए तो इससे ज़्यादा बड़ी और क्या ख्वाहिश हो सकती है। हम सब नमाज़ों में भी ये चीज़ दुआ मांगते हैं खुदा से कि अल्लाह ताला अपनी राह में अगर कभी कुर्बानी का मौका मिले तो हमें ज़रूर चुन दे इसके लिए। तो क्योंकि ये अक़ीदा मुसलमानों के अंदर वैसे इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कि हमारे लिए मौत जो है वो उस शहादत की सूरत में एक लग्जरी बन जाती है। तो इस फ़लसफ़े के साथ जो फ़ौज या जो कौम परवान चढ़ी हो वो मौत से तो नहीं डरती। अच्छा, इसी तरह के बिल्कुल किस्से अगर आप अपने बड़ों से सुने, 71 की जंग, 65 की जंग, तो बिल्कुल इसी तरीके से कि अवाम एक साथ अपने अफवाज के साथ थी और लोग जो थे वो एक दूसरे की मदद कर रहे होते थे। अब जो वॉर हुई, एक तो लिमिटेड वॉर थी, बहुत स्मार्ट वॉर थी, और जितनी वो जंग के मैदान पे लड़ी गई है उससे कई गुना ज़्यादा एक्टिवली जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी गई है। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया जब यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा कौमों की जो साइकी है वो भी समझने को मिलता है। तो जिस लेवल का ह्यूमर, मतलब आप वो ह्यूमर जो कि आप दुश्मन की तरफ डायरेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें तज़हीक का पहलू नहीं है, बल्कि उसमें एक तरीके से एक मैसेज है कि आप किस कौम को जो है वो जंग में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो बच्चा जो है वो आपको बहुत ही हल्का ले रहा है। देखिए, एक नफ्सियाती बढ़तरी होती है, किसी भी कौम के अंदर कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं नफ्सियात में। मुसलमान जो है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में मुसलमान जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज इसी वजह से समझे जाते हैं कि ये अजीब कौम है, ये मरने से नहीं डरती। तो पहली बात तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी हमारे जो भी लोग जो हम सारे मुसलमानों को समझते हैं, या इवन पाकिस्तानियों का जो जज्बा शहादत है या वतन से लगाव है, लॉयल्टी है, अगर उसको ये सुन रहे हैं तो पहली बात तो मुतमईन हो जाएंगे हम डरने वालों में से नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो मैं बहुत समझती हूँ कि ये जो लेयर्ड स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान की अफवाज की, जिसको हम कहते हैं कोहेरेंट स्ट्रेटेजी, जिस पे हर लेवल के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का तो खैर जाहिर है वो जो कारनामा है वो तो सबको ही पता है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम अफवाज, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी इदारे, चाहे वो तालीमी इदारे थे, चाहे वो
ब्यूरोक्रेटिक इदारे थे, और सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ जिसको बहुत क्रेडिट देना चाहिए वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, जो अभी भी बिल्कुल रिसेंट थी, जहाँ पे ईरान और यूएस और इजराइल का जो पूरा प्रॉब्लम चला है, इस इशू के दरमियान भी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी उसने जिस तरीके से अपने बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के जो चर्चे हैं वो ज़रा पूरी दुनिया में है, और वो हमें चाहे मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, हमारी रवायती डिप्लोमेसी हो, वो हमें नज़र आ रही है। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की बात होती है, और ये गेम ही इमेजेस आपके इमेज बिल्डिंग का है, पर्सपेक्टिव्स का है। तो आखिर पे जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी? पाकिस्तान जिस तरह डिप्लोमेसी की आपने जिक्र किया, तो ज़रा आप आईआर के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और आपके पास बड़े ज़बरदस्त यंग स्कॉलर्स भी हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की इस इमेज बिल्डिंग को कंटिन्यू करना, जिसको हम कहते हैं इस लेगेसी को आगे लेके चलना? मोमेंटम हमें मिला हुआ है, मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, क्योंकि ये सवाल हर एक उस जहन में आना चाहिए कि जिसने ये देख लिया कि एक वक्त बहुत अच्छा हाई टाइम है, जिस वक्त हम जो है इस पूरे मोमेंटम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि एक तो जैसे आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए इस मोमेंटम को मज़ीद इस्तेहकाम दे रहे हैं, और ये जो एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान ने एक जो फ़तह हासिल की है पिछले साल, इस साल जब आप इसको रिवाइव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो एक तो तरीक़ाकार ये है। लेकिन एक चीज़ और भी है जिसको डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तान को जो अब से ऑनवर्ड्स जो भी डिप्लोमेसी है, मेरा मशवरा ये होगा बीइंग स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कि अब इसको प्रोएक्टिव होना चाहिए। हम इवेंट बेस तो इन्वॉल्व होते हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। होने में ये हो आप फोर्सी कर सकेंगे आगे जो हालात होने वाले हैं, उसके लिए पहले से आप अपने डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म सेट कर लें। बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। चौधरी साहब, चूंकि वक्त कम है, अगेन ज़रा आप पब्लिक पॉलिसी को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए हुकूमतें ज़रा कोशिश कर रही होती हैं। बज़ाहिर हमने देखा एकेडमिया जो है वो निगलेक्ट हो रही होती है, उनके आइडियाज़, उनके रिसर्च पेपर्स रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाते हैं बदकिस्मती से, और कहीं कंसिडर भी हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसमें कमी बेशी होती है, लेकिन उस तरह सीरियस नहीं लिया जाता जिस तरह दुनिया भर में लिया जाता है। लॉबिंग्स, थिंक टैंक्स, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस इम्पॉर्टेंट को समझना होगा हमें पाकिस्तान में भी। हम ये समझते हैं कि पढ़ी लिखी बात है जी, उसको इग्नोर कर देते हैं। पढ़ी लिखी बात को ही आपने कंसीडर करना है। हुकूमतें इसको नहीं करती उस तरह। क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जल्द हो सके एकेडमिया भी, फिर जो हमारे फैसला साज हैं वो भी, अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी, और हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो सके? जी, मैं इसके लिए ना थोड़ी सी तो पहले नैरेटिव की बात करूं। आने वाले दिनों में जो जंग से बड़ी, जो हथियारों की जंग है, उससे बड़ी जो जंग है वो नैरेटिव बिल्डिंग की जंग है। बिल्कुल। तो और आपको और हमें नैरेटिव बिल्डिंग को जितना मजबूत और अच्छा हम बना लेंगे, उतनी हमारी फतह होगी। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर तो मैं ये बात एक कहूंगा। और तो आपने बात की, तो नो डाउट नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर मीडिया का रोल बहुत अहम है। आप लोग उसमें शामिल हैं। गवर्नमेंट का डिप्लोमेसी का रोल है, एकेडेमिया का जो रोल है वो मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू है। मीडिया के ऊपर इन चीज़ों की डिबेट होनी चाहिए। और जो बड़े अहम आपने जिस तरह बात की कि थिंक टैंक्स बहुत काम करते हैं, तो मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए ताकि दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज जाए और हमारा नैरेटिव बिल्डिंग स्ट्रांग हो। तो सबसे मेजर रोल जो है वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा मीडिया इटसेल्फ प्ले कर सकता है, और उसके अंदर आप लोग हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ मीडिया का अपना रोल है, वहीं पे एकेडमिया हो, सिविल सोसाइटी हो, तमाम लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, और ये जो एक मार्का हक का जश्न का सिलसिला है ये चलता रहेगा, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हुआ। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।